नमस्कार। लोकतंत्र संविधान और नागरिक चेतना के इस एपिसोड में हम बनारस में हैं। हम बनारस को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बनारस भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। बनारस की संस्कृति, बनारस का सद्भाव, बनारस के कंपोजिट कल्चर के बारे में हम हमेशा से सुनते आए हैं और बनारस के बारे में हर कोई बात कर रहा है क्योंकि बनारस में एक विकास की नई नई एक तरह से हवा चलनी शुरू हुई और ख़ास तौर पर बनारस लगातार चर्चा में आया जब 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ये तय करते हैं कि वो बनारस से भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद से लगातार वो बनारस से सांसद हैं। हम अपनी यात्रा में अलग अलग शहरों में जा रहे हैं और सुधी नागरिकों से उस शहर को जानने समझने की कोशिश करते हैं। उसी कोशिश के तहत इस वक्त हम बनारस में हैं और मुफ्ती अब्दुल मतीन नौमी साहब हमारे साथ हैं और आपके साथ हम बातचीत करके बनारस को जानने समझने की कोशिश करेंगे। आखिर बनारस है क्या, बनारस की संस्कृति क्या है और कैसे आप बनारस को देखते हैं, कैसे बनारस के सवालों को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपका मेरे ऑफिस में आने पर इस्तकबाल करता हूँ शुक्रिया। और बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं मेरी, और दुआ करता हूँ कि जिस मकसद के तहत आप इस मुहिम पर निकले हुए हैं आपको भरपूर कामयाबी मिले। बनारस शहर तारीख़ी और मज़हबी दोनों एतबार से बड़ी ही अहमियत इस शहर की रही है। तारीख़ी एतबार से तो यह कहा जाए कि दुनिया के पुराने शहरों में से एक है, यह गलत ना होगा। काफ़ी पुराना शहर है और उसके साथ साथ ये मज़हबी शहर भी है। जैसा कि हमारे हिंदू भाइयों के लिए ये देखा जाता है काफ़ी पुराना ये शहर, और उसमें बेशुमार बड़े बड़े मंदिर और घाटों का शहर है ये। काशी के जो घाट हैं वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। जिस तरीके से लखनऊ की शाम अवध मशहूर है जी, इसी तरीके से बनारस की सुबह बनारस मशहूर है, आपने सुना होगा जी। तो सुबह बनारस से मुराद वही जो गंगा के किनारे जो घाट हैं काफ़ी बड़ी तादाद में, तो सुबह का जो मंज़र होता है और हमारे जो हिंदू भाई वहाँ पे पूजा पाठ और स्नान, तो वो जो मंज़र इतना दिलकश होता है कि वो उसका नाम ही सुबह बनारस देखने के लिए लोग दूर दराज से आते रहे और आज भी आते हैं। मैं बहुत पुरानी बात बतलाऊं, ईरान के एक बहुत बड़े शायर थे शेख अली हज़ीम, तो ईरान के रहने वाले थे और आज से कई सौ साल पहले जब बनारस में आए तो यहाँ पे उन्होंने जो बनारस के घाट देखे और बनारस की ये सारी चीज़ें देखी, संस्कृति यहाँ की, तो बनारस छोड़ने को उनका जी नहीं चाहा और वो यहीं के रहे और फिर यहीं पे इंतकाल भी हुआ। यहाँ एक जगह है फातमान नाम है जी, तो उसी फातमान में वो दफन भी किए गए। फारस में वो ईरान के रहने वाले थे, फारसी उनकी ज़ुबान थी, तो फारसी ज़ुबान में एक शेर भी लिखा, अस बनारस न रवम हर अस बनारस न रवम माबद आम अस्त ईजा, अस बनारस न रवम माबद आम अस्त ईजा, हर बरहमन पेसर लक्ष्मण व राम अस्त ईजा।
तो जिसका मतलब ये है कि मैं बनारस से नहीं जाऊंगा। ये बनारस आम पूजा की जगह है, आम इबादत की जगह है, और यहाँ का हर ब्राह्मण राम और लक्ष्मण का बेटा है। अच्छा, क्या ये बात। उन्होंने अपने ये शेर लिखा, और यहीं पे बहुत ज़माने तक रहे। एक किताब भी उन्होंने लिखी, चिरागे दैर, फारसी ज़ुबान में वो किताब मौजूद है वहाँ पे। आम तौर से नहीं मिली, लेकिन कहीं कहीं शायद कुछ मिल जाए। वो पूरी फारसी ज़ुबान में उन्होंने लिखी। दाल मंडी में वो रहते थे, और दाल मंडी को दाल मंडी इसलिए कहते हैं कि वहाँ दालों की मंडी हुआ करती थी अच्छा, उस ज़माने में। तो और कहते हैं कि पूर्वांचल और बिहार तक के लोग वहाँ आते थे वो तो कारोबार के आज भी लिए। आते थे, अभी तो तोड़ फोड़ हो गई तो नहीं। तो मैं पुरानी जो कई सौ साल पहले की जो बात बता रहा हूँ, उस ज़माने में वो सब चीज़ नहीं थी, तो दूसरी उसकी हैसियत थी। तो दालें जब दली जाती थी तो शेख अली हज़ी को थोड़ा उसकी आवाज़ें अच्छी नहीं लगती थी। अच्छा, तो वो तन्हाई पसंद थे, और जैसे हम बैठे हैं, लूम की आवाज़ आ रही है तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। तो किताबों में, तारीख़ी किताबों में मिलता है कि अली हज़ी ने उन तमाम लोगों को पैसे दे देकर वहाँ से खाली करा दिया। वो सुकून से वहाँ पे अच्छा, रहते रहे कि शोर हंगामे से वो। बहरहाल दाल मंडी के ताल्लुक़ से ये बात। तो कहने का मतलब कि मजहबी एतबार से और तारीख़ी एतबार से ये बनारस शहर एक अपनी एक हैसियत रखता है। उसके साथ जब यहाँ पे मुसलमानों की आमद हुई, और काफ़ी बड़ी तादाद में धीरे 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 लोग, यानी आज से समझ लीजिए कि 200-250 साल पहले जब काफ़ी बड़ी तादाद में मुसलमानों ने यहाँ पे अपना कारोबार शुरू किया बनारसी साड़ियों का, तो बनारस की जो साड़ी है वो पूरी दुनिया के अंदर जानी जाती है। बनारसी साड़ियाँ पूरी, इस बनारसी साड़ी को परवान चढ़ाने में यहाँ के हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों दोनों का बराबर का सहयोग है। जैसे साड़ी में ताना बाना होता है, उसी तरीके से हिंदू मुस्लिम भाई दोनों मिलकर ताने बाने की तरीके से रहते थे। तो दोनों लोगों के रहने का और दोनों लोगों के जो उठने बैठने का और एक दूसरे से साथ रखने का जो सिलसिला है, तो एक तरीके से ताने बाने का वो रहा है। ताने बाने का शहर ही कहलाता है ये। और ये दोनों लोगों के आपसी ताउन और साझे से ये जो सनअत है वो आगे बढ़ी। जो मुस्लिम भाई हैं वो बनारसी साड़ी को तैयार करने का काम करते हैं। बुनकारी जितने वो काम कारखाने आप देखेंगे तो सब मुसलमानों के घरों में कारखाने, वो कारखाने से माल तैयार करके जब चौक के अंदर वो अपने माल दें, तो उसमें ज़्यादातर जो 90 से ज़्यादा ही परसेंट में वो जो हमारे हिंदू भाई हैं, गद्दीदार हैं, वो ख़रीदते हैं। गद्दीदार मतलब वो हाँ खरीदने वाले। हाँ, ख़रीदने वाले गद्दीदार। अब वो थोक के भाव सारे इनके तैयार किए हुए मालों को ख़रीदते रहे, और फिर वो एक तरीके से दोनों लोगों की एक दूसरे से रोज़ी रोटी चलती रही। ये इनके मोहताज थे, वो इनके मोहताज थे। और यही वजह थी कि बनारस शहर में इन लोगों ने मिलकर हमेशा यही कोशिश की कि किसी तरीके का आपसी सौहार्द बिगड़ने ना पाए। तो एक तरीके से ये गंगा जमुनी तहज़ीब का केंद्र कहलाने लगा, और बहुत दिनों तक ये सिलसिला रहा। और मेल जोल इतना था कि जितने भी यहाँ पे तीज त्यौहार सब लोग एक दूसरे से, उनके यहाँ हमारा आना जाना, हमारे यहाँ उनका, बहुत ज़माने तक ये सब सिलसिला रहा। और हमने अपने बचपन से अब तक ये सारी चीज़ें हमने भी देखी। जो उम्र दराज लोग हैं हमसे ज़्यादा उन लोगों ने देखा, और ये सब मामला चलता ही रहा कि जैसे लगता हो कि अब कुछ बुरी नज़र किसी चीज़ को लग जावे। तो बनारस को भी कोई ऐसी बुरी नज़र लग हमें गई, ऐसा लगा? महसूस होता है, आपको ऐसा महसूस होता है, क्योंकि पहले जैसा वातावरण और पहला जैसा जो माहौल यहाँ फ़ज़ा थी, अब नहीं दिख रही है। तो आखिर क्या ऐसा लगता है कि क्यों घाटों नहीं का दिख ये रही? हाल था कि हमारे बहुत से मुस्लिम भाई घाटों पर जाते थे, घाट पर जाते थे,
मतलब वहाँ पे टहलते फिरते थे, बैठते थे और घंटा 1.5 घंटा थोड़ा सा उन्हें आराम सुकून की ज़िंदगी, उनको सुकून हासिल करने के लिए चले गए, घंटा 1.5 घंटा रहे अपने घर का। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अगर कोई दाढ़ी टोपी रख कर घाट पे चला गया तो फ़ौरन घेर लिया जाता है, उससे पूछा तेरा यहाँ पे क्या काम है, तुम यहाँ क्यों आए? हाँ तू क्यों यहाँ आया। अगर जो है कुछ यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटी तूने कर दी, यानी इशारा उनका ये रहता है कि कोई आतंकवादी घटना तूने घटा दी यहाँ पे तो क्या होगा, ये सब इस तरह के बातें कही। अब बाकायदा वीडियो वगैरह भी बनाया जाता है इस तरीके। अब हाल ये है कि कोई घाट पे जाने से भी अब डरता है। और तो ये तो उस अपने आप में मतलब नफरत का एक तरीके से बिल्कुल माहौल ऐसा माहौल। पैदा हो गया है जिसकी वजह से अब बहुत डर लग रहा है। अब हालात तो ऐसे हैं कि तन्हाई में आदमी को कहीं जाने से भी डर लगता है। और इधर 15-20 सालों के अंदर अंदर ये हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या जाए कि बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अफसोस होता है कहते हुए। अच्छा, उसके बाद फिर वो कह लिया जाए, बदकिस्मती कह लिया जाए या जो भी, कि अब जो हमारी बनारसी सनअत थी, बनारसी साड़ी की, वो भी धीरे धीरे बराबर कम होती चली जा रही यानी है। बनारसी साड़ी का जो काम था, काम था जो बहुत बिल्कुल कारोबार, ख़त्म के बराबर हो गया। पहले तो हैंडलूम चलता था, करगे जैसा अभी आपने तस्करा किया था थोड़ी देर पहले। आम तौर से घरों में 2-2 3-3 जैसे बड़े घर होते उसी हिसाब से करगे वहाँ करघा हुआ करता था। अच्छा आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले इक्का दुक्का कहीं कहीं लूम नज़र आ जाए तो आ जाए। आम तौर से करघे चला जाता, हाथ से लोग काम करते थे और अच्छी साड़ियाँ तैयार। लेकिन इस हिसाब से देखा है तो उसमें भी बहुत ही हालात ख़राब हो गए। और अब साड़ियों का बहुत ये हाल बड़ी है। संख्या में बंद भी हो गए वही वही जो कह लोग रहा हूँ काम वही करने कह रहा वाले हूँ थे। कि अब धीरे धीरे करके वो साड़ी के वो हटकर करघे से हट के पावलूम का चलन आया। अब करघे तो आपको तलाश करना पड़ेगा, अच्छा, कि कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे। हाथ से बुनकारी का जो करघे होता था वो तलाश करना पड़ेगा कि किस घर में करघे चला। आज का सूरत हाल ये है कि अगर किसी घर में करघे नज़र आ जाता है तो लगता है कि नहीं भाई पुरानी चीज़ आज हमको मिल गई, और हम लगता है 25 साल पहले वाले बनारस में आ गए। तो अब ये हाल है। और फिर पावरलूम का जो दौर आया उसके बाद उसमें भी ऐसा नहीं कि अब उस कुछ दिनों तक हालात ठीक रहे, लेकिन जो पॉलिसियाँ हुकूमत की आती हैं और कैसे कैसे हालात इस ऐसे आए कि धीरे धीरे अब इसमें भी गिरावट आने लगी और परेशानियाँ बढ़ती गई। और घटते घटते अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि बनारसी साड़ी से जुड़े हुए जितने अंसारी भाई थे और लोग हमारे मुस्लिम भाई थे, कि 50,000 की तादाद में अपने शहर को पलायन करके कोई सूरत चला गया, कोई बेंगलोर चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। ये वहाँ जा सूरत कर के भी इस काम को इस तलाश रहे काम हैं। को तलाश, यही काम वहाँ पे भी, क्योंकि सूरत के अंदर भी ये साड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ये काम होता है। तो हालांकि जो है बनारस की जो क्वालिटी रहती थी वो तो क्वालिटी नहीं, लेकिन भाई अब रोज़ी रोटी है। अब वो नहीं कि जहाँ काम हमें मिल रहा है तो हम वहाँ जाएंगे, तो वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके मजदूरी करते हैं। यानी बनारस में किसी भी गली के अंदर आप चले जाएं, वहाँ हर गली में 2-3 मकानात ऐसे मिलेंगे जिनमें पूरा परिवार सूरत या बेंगलोर चला गया है। तो ये ज़वाल आया और फिर धीरे धीरे बनारसी साड़ी अपने बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हो गई है, जो अफ़सोस की बात है। और फिर जो संस्कृति थी, जो आपस में सौहार्द और मेल मोहब्बत का वो था, तो अब धीरे धीरे कम हुआ। हमने अपने बचपन में देखा, बचपन क्या जैसे मतलब ये कि सन 2006 के अंदर कह लिए, उस वक्त तक भी हालात बहुत बेहतर थे। अब आपको हम मिसाल एक देते हैं। सन 2006 का ज़माना था और हमारे, जब मैं ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने के लिए जा रहा था तो वहाँ पे सिक्योरिटी होती है। तो सिक्योरिटी तो सन 91-92 से लगाई गई है। तो उस ज़माने में भी सिक्योरिटी, तो उसमें एक पूरी जामा तलाशी के बाद तब अंदर
वहाँ पे जैसे चूंकि मंदिर और मस्जिद दोनों बिल्कुल एक ही कैंपस के जी, अंदर मैं कल हैं। गया था हाँ, वहाँ। तो एक ही कैंपस में है, तो उधर से जाने वाले जितने हैं सबकी तलाशी होती है। तो उस ज़माने में थोड़ा, आज जैसे आपने देखा होगा तो थोड़ा उस ज़माने से हट कर थी, बहुत ज़्यादा वो तो तामझाम उस ज़माने में नहीं था। तो उधर ही से सब लोग गुजरते थे, तो सबकी तलाशी होती थी। तो तलाशी के मामले में थोड़ा-सा एक पुलिसकर्मी से कुछ मामला हो गया। जी, तो जो है उसमें कुछ बात आगे बढ़ी मेरी तलाशी के ताल्लुक से, और चूँकि वो थोड़ा-सा वैसे ही दिमाग का रहा या नया आया था, जो भी रहा हो, यानी कुछ अपनी बात पर अड़ गया कि नहीं हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, और उसी में बात थोड़ी बढ़ गई। और बात इतनी बढ़ी कि वो पूरे सड़क पे सारे अच्छा। लोग इकट्ठा हो रहे, उसमें उस पुलिसकर्मी के खिलाफ और वहाँ के जो प्रशासन के खिलाफ थोड़ा लोग जो है आवाज़ उठाने लगे, और काफ़ी नारे वगैरह भी बुलंद होने लगे। और उसमें जो उस वक्त मैंने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भाई हमारे वो लगा नारे रहे थे, लगा रहे नारे थे। लगा हमारे फेवर में लगा रहे थे, नारे बहुत बड़ी तादाद में। हालांकि उसके बाद मुकदमा भी हुआ, मुकदमा में 18 लोगों के खिलाफ जो वो हुआ, तो उसमें बहुत बड़ी तादाद हमारे हिंदू भाई भी था। इधर भी एक महीना पहले सारे लोग अब बरी हुए हैं, अच्छा। 2006 से लेकर 26 आया तो सारे लेकिन लोग ये बरी हुए। एक तो एक, हमारे दर्शकों के हाँ लिए है कि हाँ बनारस की एक तरीके से हाँ संस्कृति की बात है और साथ की बात है कि वो जी, आपके साथ हैं, हाँ मैं साथ आपके में। साथ हूँ। और जी, एक तरफ नारे तकबीर अल्लाह अकबर बुलंद हो रहा था, तो उसी के साथ साथ हर हर महादेव और इस तरीके के नारे हमारे हिंदू भाई भी लगा, सब फेवर में लगा रहे तो थे हर और हर कह दिया महादेव आपके पक्ष में लग रहा जी था। जी, जी जी, ये तो, और उस जमाने में ये तो बात बहुत काफी हाईलाइट हुई। उसके बाद फिर 2008 में बम ब्लास्ट का वाकया पेश आया, वो संकट मोचन था। तो उस ज़माने में हमने उस वक्त भी बहुत अच्छे हालात थे, जब ये हालात इस तरीके के पेश आए, बम ब्लास्ट हुआ स्टेशन पर और संकट मोचन मंदिर के अंदर और कचहरी के अंदर, तो हालात उस वक्त ऐसे थे जैसे लगता है कि अब बनारस जल जाएगा। बहुत नाजुक जी, दौर जी, वो था। तो उसमें हम लोग, और वही जो प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र जी थे जो स्वर्गीय हो गए हैं, तो उनके साथ मिलकर हम लोगों ने पूरे शहर के अंदर भ्रमण किया। जो शहर के अंदर मार्च किया हाँ ऐसा हाँ कुछ। हाँ हाँ, किया, और जो जख्मी लोग हुए थे हॉस्पिटलों में गए, उनकी खैर खबरें दोनों लोग मिलकर, और खुद मंदिर के अंदर भी मैं गया वहाँ पे भी, और जो है हालात का जायज़ा लिया गया। तो ये पूरी दुनिया के अंदर बनारस की जो ये संस्कृति पूरी दुनिया में हाईलाइट की गई। उस ज़माने में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोग थे, तो बहुत इस मसले को हाईलाइट किया, और नतीजा ये हुआ कि बनारस जलते जलते बच गया। अब बिल्कुल शांति अमन अमान के साथ वो पूरा दौर गुजरा। और फिर मतलब एक, बनारस ने ये समझा कि बनारस के ऊपर हमला हुआ है। हाँ हाँ हाँ, और फिर उसके बाद फिर जो है आतंकवाद के ताल्लुक से यहाँ से फतवे भी जारी हुए हैं, उसका अलग से ही कुछ रहा। इस एक सेमिनार भी यहाँ हुआ था जी, उसी ज़माने में, यानी उस वाक़े के महीना डेढ़ महीना ये बाद। 2008 की बात हम कर रहे हैं। हाँ गालिबन 2008 ही की बात है, बम ब्लास्ट जो हुआ था गालिबन 2008 ही था वो, 2008 था। हाँ, तो वो हुआ, यूपी में मुलायम सिंह की सरकार थी यूपी में, 8 ही था। नहीं नहीं, दिल्ली में मनमोहन सरकार 2008 में थी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह मनमोहन सरकार थी वो। दिल्ली में मनमोहन सिंह जी थे, और यूपी में मुलायम सिंह थे, उन्हीं की सरकार थी। और 2008 ही था, मुझे यही याद आ रहा है। तो एक तो तरफ आप ये सब हम हाँ बात कर रहे हैं, आप बड़ी हाँ, खूबसूरती से आपने बताया कि कैसे एक कल्चर था, कैसे हम्म, 2008 का एक मुश्किल दौर हाँ आया, हाँ हाँ, कैसे आपने और विशंबर जी ने और जी तमाम लोगों जी, ने कोशिश की हम्म और एक मुश्किल वक्त से निकले। हम्म, और आज हम बात कर रहे हैं 26 में, 2026 की बात कर रहे हैं। तो
लगातार हम सब महसूस करते हैं हाँ कि कि जैसे बहुत कल मेरी किसी से बात हो हाँ रही थी जी। तो उन्होंने बताया कि जो है पहले वो गंगा का एक छोर से दूसरे छोर गर्मियों में कैसे वो पार करते थे और बड़ी तकलीफ से वो मुझे कह रहे थे कि अब उनके घर में जब लोग बात करते हैं, बच्चे बात करते हैं, तो ये होता है कि अब वो बच्चों से नहीं कह पाते कि आप करें। ज़ाहिर है क्योंकि जब आप गंगा पर जा रहे हैं, तट पर जा रहे हैं और आप मुसलमान हैं तो आपकी आइडेंटिटी को हाँ, हाँ। लेकर सवाल किया जा रहा है कि अच्छा गंगा पर आप क्यों? हाँ। जबकि ये समझ से बिल्कुल बाहर की बात है कि नदी से मिलने वाले का कोई हाँ। मज़हब हो सकता है क्या? हमारे कितने सारे शहर नदियों के किनारे बसे, कितने बसे कल्चर हैं। रहे हैं। आपको मैं बतला दूँ, बनारस में एक शायर गुज़रे हैं, नज़ीर बनारसी साहब। जी, जी। बहुत पुराने शायर हैं और इंतकाल हो गया उनका, इंतकाल हुए भी एक ज़माना हुआ। तो उन्होंने बनारस शहर के ताल्लुक से शेर भी लिखा है, गंगा के ताल्लुक से शेर जी। भी लिखा है। तो उन्होंने उनके वो मिसरा ये भी है कि गंगा तेरे पानी से हमने वज़ू किया है, हैं? और तेरे पानी से वज़ू करके हमने नमाज़ें पढ़ी हैं। कुछ एक शेर लिखा है, मतलब खुलासा ये है कि ये गंगा जैसे आपके लिए पवित्र है, हमारे लिए भी पवित्र है। दोनों के लिए। क्योंकि हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो बगैर वज़ू किए नमाज़ नहीं पढ़ सकते। जी, जी। अब वज़ू करने के लिए हमें पानी चाहिए तो हम गंगा से पानी लेके वज़ू भी कर लेते हैं। तो गंगा जैसे आपके लिए पवित्र है, हमारे लिए भी पवित्र है। एक वो मिज़ाज था। लेकिन अब धीरे-धीरे बहुत हालात पलट रहे हैं और हालात के अंदर ज़बरदस्त तब्दीली हो रही है और माहौल ऐसा बना दिया गया है और धीरे-धीरे बनाया जा रहा है कि अब हमें लगता है कि आने वाली जो नस्ल है तो आज से तो और भी ज़्यादा उसके अंदर ख़राबी पैदा होगी। तो वही मैंने शुरू में कहा कि जैसे लगता हो कि एक बुरी नज़र लग गई हो इस शहर पे, वैसे ही ऐसा महसूस हो रहा है। हमें अफ़सोस भी होता है कहते हुए, और हम कामना भी करते हैं कि ये सूरत हाल ख़त्म हो और फिर पहले जैसे ही सूरत हाल वातावरण पैदा हो जाए। तो मतलब आप हैं या उनका मुझे जो नाम रखा गया कि प्रोफ़ेसर डॉक्टर विशंबर नाथ विशंबर नाथ दिसंबर मिश्र जी हैं मिश्र अभी, जी हैं। जो संकट मोचन के समय महंत हैं। हाँ, हाँ। तो काफ़ी बातें मुझे आपके और उनके बारे में सुनने को मिली कि हाँ। कैसे आप लोग एक कौमी एकता के मसले पर, सद्भाव के मसले पर मिलकर जी। के साथ काम कर रहे हैं। अभी कुछ घटनाएँ आईं जो बहुत संक्षेप में मैं उन पर बात जानना चाहूँगा। पहली घटना थी कि हमने देखा कुछ लोग गंगा में इफ्तार कर रहे हैं हुँ, और उनको सीधे तौर पर मज़हब के तौर पर हमने देखा मुकदमे कर दिए गए। हुँ, फिर कुछ दिन बाद हमने दूसरे लोगों को देखा कि हुँ, वो एक पार्टी कर रहे हैं। वो भी लगभग दोनों का जो कंटेंट है वो एक हुँ, ही है। हुँ, लेकिन कैसे हम देख रहे हैं कि उसमें जो इफ्तार पार्टी में ज़ाहिर है वो मुसलमान है, तो हुँ। आप कैसे खट करके मुकदमे कर दे रहे जी, हैं। जी, जी। दूसरे में वो हिंदू है, हुँ, तो आप देख रहे हैं कि केवल नाव सजाने का मुकदमा किया गया, जितना मैं देख पाया हाँ, शायद। हाँ, सही कह रहे हैं तो आप। ये क्यों है? क्योंकि कानून का काम तो बराबरी का काम है। हाँ, हाँ। कानून का काम तो रूल ऑफ लॉ जहाँ है, वहाँ बराबरी हाँ, होनी चाहिए। जी, तो जी, गैर बराबरी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है तो लोगों में गुस्सा बढ़ता है जी। और लोगों में मतभेद बढ़ते हैं। और तो आप हैं या जो विशंबर नाथ जी हैं, हुँ, तो कैसे आप लोग अभी और क्या-क्या कोशिशें कर रहे हैं? और आप लोगों को मैं उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहा था, वो शहर से बाहर हैं, हुँ, कि कैसे इस पूरे वातावरण को कैसे इसको दुरुस्त किया जाए? और इसी में एक सवाल ये है कि अ, हम ये देख रहे हैं कि जैसे दाल मंडी का एक सवाल हमारे सामने आया, मैं भी यहाँ आने से पहले दाल मंडी गया था और मैं देख रहा हूँ कि मुझे बताया जा रहा है कि कैसे कहा जा रहा है कि सौंदर्यीकरण का एक योजना है, लेकिन दाल मंडी के आसपास जो सुनार गली बताई गई, वहाँ से बड़ी आसानी से रास्ते बनाए जा सकते थे। लेकिन कैसे दाल मंडी जो कुंभ के वक़्त भी बड़ी तादाद में लोगों का इस्तकबाल करती है, उनका हुँ। वेलकम करती है, कैसे उस दाल मंडी को तहस-नहस करने के फरमान जारी कर दिए जाते हैं। इसके बारे में कुछ और बताएँ? हाँ, ये सही है। ये तो टारगेट ख़ास मज़हब के लोगों के साथ करने का जो सिलसिला चल रहा है, और उसी का एक हिस्सा ये भी है, हालाँकि सुझाव दिया गया था, उसी के बिल्कुल पास ही में एक रास्ता ऐसा भी है
जो बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही आसानी से वो ये काम लिया जा सकता था, लेकिन ज़बरदस्ती उसको तोड़ना। हालांकि उसके खिलाफ शिकायतें भी की, रिक्वेस्ट की गई, हमने खुद लेटर लिखे प्रधानमंत्री को और ये वज़ीर दाखिला को और इस तरह के बड़े बड़े जो मंत्रालय हैं उनके यहाँ, लेकिन कोई उनका कुछ सुनवाई हासिल नहीं, नहीं ना हुआ। ना कोई जवाब तक से नहीं आया। कोई ऊपर उस दरख्वास्त को मंजूर करना तो बहुत दूर की बात है, कोई जवाब भी नहीं आया हमारे पास। अब कोशिशें करते रहे, लेकिन अब ये सूरत हाल है जो आपने बात कही ये सही कही है। हालात ऐसे हो गए अब, काफ़ी तकलीफ़देह ये सब मंज़र है। और ये दाल मंडी जो बहुत बड़ी मंडी इस वक्त थी, पूरे पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी थी वो, और न जाने कहाँ कहाँ से बाहर के सूबों से भी लोग आते थे और सस्ते और दामों पे ये सामान मिल जाया करते थे उन्हें। तो काफ़ी आसानियाँ लोगों को थी। और जहाँ तक इसकी बात है, जो हालात इस तरीके के ख़राब हुए हैं और आपस का जो सौहार्द बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम लोगों की मीटिंगें कहीं ना कहीं होती रहती हैं और उसमें चर्चे होते हैं और कोशिश इस बात की रहती है कि हालात को सुधारने की। हम लोग की विशंबर नाथ मिश्र जी से कुछ आपस में बातें भी होती रहती हैं, संवाद होता रहता है और कोशिश चलती रहती है कि इस तरीके से माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन हालात ऐसे हैं कि अब उसमें हमारी तरह की सोच के अगर 10, 20, 25, 50 लोग हों तब जाकर कुछ, अब 1-2 आदमी के जाहिर सी बात है कि थोड़ा वक्त तो लगेगा और उसमें है कि, लेकिन बहरहाल कोशिशें चलती रही हैं और बराबर आइंदा भी कोशिश रहेगी। और कोशिश करना अपना काम है, ऐसे ही जारी रहेगी तो हो सकता है आइंदा कामयाबी भी मिले। मुझे बताया गया, जो मैं अभी देख करके आ रहा हूँ, और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब मैं वहाँ से गुज़र रहा था, वो टूटे घरों की, दुकानों की तस्वीरें हम लोग ले रहे थे, तो मैं थोड़ा भावुक हो गया। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे क्या बात करूँ। तो मुझे लगा कि जिनका बरसों का साथ है, और उसके पैमाने कैसे बता दिए गए, मुझे बताया गया। कुछ दुकानदारों से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि कैसे उनको जो मुआवजा दिया गया, अगर उन्होंने उसको लेने से इनकार कर दिया गया, तो अगले दिन पता चला कि सुबह सुबह 4 बजे बुलडोज़र आ गया, या उस दुकान को या मकान को अवैध बता दिया गया, तोड़ दिया गया। यानी एक तरीके की तानाशाही और थोप दी गई जुल्म, कि हाँ, आपको ये खाली करना है। कई लोगों के पास कोर्ट के स्टे थे, लेकिन अचानक से बुलडोज़र आकर के हाँ, ये उसको तोड़ सब कुछ करके हुआ, सब चला कुछ हुआ। जाता है। ये सब तकलीफ़देह सूरत हाल यहाँ पे हुई। और हालांकि शुरू से ही खुद मैंने भी बहुत सारे मीडिया के लोगों को ये बयान दिया कि चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के हम खिलाफ नहीं हैं, आप शौक से कीजिए और हमारा शहर है, हम कब नहीं चाहेंगे कि ये सब हो। लेकिन जो दुकानदार हैं, गरीब तबके के लोग हैं, कम से कम उनका भी तो कुछ इंतज़ाम किया जाए। पहले से उनका कुछ इंतज़ाम हो, उनकी दुकानों का, उनके मकानात का कुछ इंतज़ाम किया जाए, ताकि ये उजड़े ना, बेघर ना होने पाएँ, बेरोज़गार ना होने पाएँ। अब ज़ाहिर सी बात है कि जिन लोगों की रोज़ी रोटी वही दुकान थी, अब उजाड़ दी गई, वो कहाँ जाएंगे और ये बेचारे। हिसाब भी मेरे ख्याल में गलत है, क्योंकि अगर एक दुकान है हाँ, जो मिटाई गई, तो उस दुकान में अगर 5 लोग काम करते हैं, हाँ, तो असल में 5 परिवार 5 थे ना। परिवार जुड़ा था जैसे ना। मैं कई दुकानों में गया, हाँ, एक मैं दुकान में गया, उसमें बताया गया कि छोटी सी दुकान थी, लेकिन 3 लोग काम करते थे। तो 3 लोग काम करते थे, मतलब वो 3 3 परिवार है ना, परिवार के थे, 3 परिवार हाँ, हैं। हाँ, तो वो पूरी की पूरी आपने इकोनॉमी, पूरी की एकदम, पूरी अर्थव्यवस्था उनके आप हाँ, पेट पर लात मार रहे हैं बिल्कुल, ना, बिल्कुल, कि आप यही, उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो हाँ, भूखों मरें। जी, उसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो या तो बुजुर्ग हैं या जो हाँ, नौजवान हैं, हाँ, जो 10 साल से काम कर रहे थे, रातों रात कैसे उनके लिए रोजगार पैदा हो ये जाएगा। बहुत तकलीफ़देह बात तो है। ये बहुत ही तकलीफ देह है वो सब कुछ देखना, हाँ, और एक ऐसे वक्त में देखना जहां हम कहते हैं कि हमारा संविधान हमारे पास है, रूल ऑफ जी, लॉ है, जी, हम सब उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन हम सब देखते हैं कि कैसे कानून के शासन की जगह असल में बुलडोजर या एक आदेश आ जाता है, और हमें उसे मानने के लिए हाँ, हाँ। मजबूर किया जाता है। अब इसमें जो मकानात है, मकानात के जो मालिकान हैं, जी। उनको तो मुआवज़ा मिल गया, हाँ, चाहे जितना भी मैं मिला, आपसे इसी पर आने वाला था। जी। चाहे जितना भी मिला। हाँ, हाँ। है, अगर वहाँ मुआवज़ा उनको अगर 1 रुपया मिलना चाहिए तो जी। उनको
40 पैसा 50 पैसा दे दिया गया, कहीं कहीं 35 पैसा दे दिया गया। बहरहाल जो भी मिला वो तो चलो ठीक है, मिल गया। मिल गया। उसमें जो दुकानदार थे उन्हें तो 1 पैसा नहीं मिला। उनकी पगड़ी जो हाँ, कि पगड़ी वो और तो डूब कितने गई। दुकानदार तो ऐसे थे जो नए आबाद हुए थे, जी, उन लोगों को तो कुछ नहीं मिला। पैसे देकर उन्होंने दुकानें खरीदी होंगी, कितने लाख रुपए लेकर दुकानें उन्होंने बनाई होंगी, सजाई होंगी, उसमें पूंजी कितनी पूंजी लगी होगी, सब उजड़ गया ये। तो बहुत जो जबरदस्त नुकसान हुआ। बनारस की आपने एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर पेश की, बदलते हुए हालात के बारे में हमने देखा। जो लोग जो भी 2-4 हज़ार लोग या जितने भी नागरिकों तक हमारी ये बात पहुँचे, तो आप उनसे जो एक मैं चाहूँगा कि बनारस क्या है इसके बारे में बड़ा संक्षेप में कहते हुए हम इस बात को ख़त्म करें कि आखिर बनारस से पूरे भारत को क्या संदेश है, क्या? क्योंकि मैं आज भी देखता हूँ कि जो कौमी एकता की मिसालें जो बनारस में मिलती हैं, उसकी दूसरे शहरों में भी अभी इस वक्त काफ़ी ज़रूरत मैं एक नागरिक के तौर पर महसूस करता हूँ। तो एक संदेश आपके हवाले से कि हम सबको कैसे रहना है और कैसे आपने एक कौमी एकता की जो बातें की, अगर उसको बड़े संक्षेप में एक बार फिर दर्शकों के लिए एक संदेश आपके जानिब चला जाए। उसमें जैसे असल चीज़ है मानवता। जी। मानवता के बेस पर हमारे नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कहा कि इरहमु मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा, कि तुम ज़मीन वालों के ऊपर रहम करो, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये हमारे पैगंबर साहब की वाणी है और क्या बात। उन्होंने एक मैसेज दिया है पूरे लोगों को। तो उस मैसेज पर गौर करने की ज़रूरत है। आप हमारे पैगंबर साहब ने ये नहीं कहा कि तुम मुसलमानों पर रहम करो, क्या कहा? ज़मीन वालों पर रहम करो। और ज़मीन वालों पर में ज़ाहिर है कि सारे इंसान, और इंसान में हर मज़हब जाति के लोग उसमें आ गए। और फिर इंसान ही नहीं, जो जानदार हैं, जानवर जिनको हम लोग कहते हैं, वो भी उसके अंदर। और हमारी नबी की तालीम में ये रहा है कि जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करो, उनके खाने पीने का और उनके साथ उनकी सेहत के हिसाब से उनको उनसे काम लिया जाए, जो काम करने वाले जानवर हैं। तो और फिर इंसानों में तालीम है कि कोई भी अगर हादसा हो, कोई ऐसा हो, तो ये देख कर कि नहीं कि मुसलमान है तो हम उसकी मदद करें, नहीं, इंसान है, ये तो बाद में देखा जाएगा कि ये किस मज़हब का है, क्या है, ज़रूरत पड़ने पर। सबसे पहले मानवता। तो ये इस मैसेज को हम चाहते हैं, हम पूरी दुनिया के अंदर आम करना चाहते हैं कि अगर इस चीज़ को फैलाया जाए, आम किया जाए, और इस मानवता को सामने रखते हुए इंसानी खिदमत, मानवता की, तो इस तरीके से बहुत सारी आपस की गलतफहमियाँ दूर हो सकती हैं। हमें अफ़सोस है, मैं खुद अफ़सोस करता हूँ कि हमारे नबी ने ये मैसेज हमको दिया, लेकिन हमारे ही अंदर इस पर अमल नहीं हुआ। हमको तो पहले अपने आप को कहेंगे, किसी और को कहने के बजाय हम अपने आप को पहले हैं कि हमने उस पर अमल नहीं किया। अगर हम अपने नबी की इस तालीम को खुद उस पर अमल करने लगें और हॉस्पिटलों में जाकर और गुज़रगाहों पे, सड़कों के किनारे जाकर जो परेशान हाल, गरीब और बेसहारा लोग हैं, मानवता की बुनियाद पर, इंसानियत की बुनियाद पर हम उनका सहारा बन जाएं, उनकी मदद करें, उनकी दुख दर्द में शामिल हों, उनसे पूछें कि भाई आपको क्या, अगर ये अपना कैरेक्टर और ये बर्ताव और ये अपना अखलाक पेश करें, तो इस तरीके से बहुत सी गलतफहमियाँ दूर हो सकती हैं। देखिए हालात कैसे ख़राब होते हैं, या आम तौर से एक ये बना दिया गया है कि ये मदरसे, ये मस्जिदें आतंकवाद का गढ़ हैं। हाँ, ये चलिए ज़माने से ये चली आ रही, लेकिन ये बता दें कि ये तालीम कहाँ से हमको मिली कि मानवता की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक, ये इन्हीं मदरसों ने सिखलाई हैं, जिन्हें आज कहा जा रहा है कि ये आतंकवाद के गढ़ हैं। गलत कहा जा रहा है उसकी वो। तो अब ये इन्हीं मदरसों, तो ये तालीमात अगर हम उस पर अमल करें, अपने तमाम लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार करें, तो वो खुद कहने पर मजबूर हो जाएगा कि नहीं नहीं, ये गलतफहमी है, इस्लाम ये सब नहीं सिखलाता है। तो हमें अफ़सोस है कि हमारे यहाँ भी इस पर उस तरीके से अमल नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए।
और जब इस तरीके से अमल होने लगे तो हालात के अंदर तब्दीली आएगी, मेल मोहब्बत बढ़ेगी और गलतफहमियाँ भ्रांतियाँ जो हैं वो दूर होंगी और माहौल अच्छा और फ़िज़ा साज़गार बन जाएगी। तो हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि एक दूसरे से मिलने अच्छा कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से भी हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि एक दूसरे के करीब हों, करीब हो, बिल्कुल ठीक दूरी बात। बन मजहब की बुनियाद अरे वो हिंदू हम उसके करीब नहीं जाए नहीं, जी, आप उसके करीब अपनी जो तालीम है, अपना जो अखलाक है, अपना जो किरदार है, अपनी जो खूबियाँ हैं, अच्छाइयाँ पेश कीजिए, सामने वाला खुद प्रभावित होकर आप वाला हो आज जाएगा। मैं और आप बात हाँ, कर रहे हैं, कर एक रहे दूसरे हैं। को नहीं हाँ, जानते हैं, हाँ, पहली बार हम मिले हैं, जी, तो आखिर हम किस भरोसे से बताइए। बंधे हुए हैं, किस ह्यूमैनिटी से हाँ, बंधे हुए हैं? तो इस तरीके से कम्युनिकेशन को ज़रा और जी, कम करने की ज़रूरत है। गैपिंग जैसी ज़्यादा होती जाएगी वैसे-वैसे खराबियाँ पैदा होती, तो जी, कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म किया जाए और एक सौहार्द को बढ़ाने की कोशिश की जाए और मानवता की बुनियाद पे एक-दूसरे का आदर, सम्मान, उनकी खिदमत, उनके दुःख-दर्द में शामिल होना, उनकी परेशानी को दूर करना, उनका सहारा बनने की कोशिश करना, अगर ये सब सिलसिला शुरू हो जाए तो देखिए माहौल के अंदर कैसी ज़बरदस्त बिल्कुल। तब्दीली आती है। तो आप इतनी खूबसूरती से ये सारी बातें कह रहे हैं, इतने दिल से ये बातें कह रहे हैं कि इस बातचीत को रोकने का दिल नहीं करता। लेकिन चूँकि एक वक़्त की एक हाँ, पाबंदी है, जी, जी, तो जी। हम इस बातचीत के चाहेंगे कि सिलसिले कायम रहें, लेकिन आज इस एपिसोड को यहीं पर हमें रोकना होगा। हुँ, तो आपने सुना कि कैसे बनारस में हम बात कर रहे थे जनाब मुफ्ती अब्दुल मतीन बातिन, नयोमी साहब से। अब्दुल बातिन नोमानी। जी, माफ़ी चाहूँगा मैं। तो और आपने कितनी खूबसूरती से इन सारी बातचीत को सुना और हम चाहेंगे कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और हम सब समझें कि हमारी साझा विरासत क्या है, हमारी साझा संस्कृति क्या है, गंगा-जमुनी तहज़ीब क्या है। आज के वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना हमारी सबसे बड़ी धरोहर हैं। इनके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। नमस्कार, धन्यवाद।